नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के सामने आज हम लेकर आए हैं WOP चैनल डॉक्टर विनी शर्मा का, जिसमें आज हम आपको अध्ययन कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विद्यार्थियों हम आपके साथ सम्मिलित हुए थे, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ आपको बताया, उसे विषय क्षेत्र के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी और उसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न उपागमों के बारे में, जिसमें हमने क्लासिकी यथार्थवाद यानी परंपरागत यथार्थवाद, नव यथार्थवाद की चर्चा की। उसके बाद अन्य उपागमों में हमने नव उदारवाद की भी चर्चा की, जिसमें हमने जटिल परस्परता सिद्धांत, खेल सिद्धांत, इनके बारे में भी हमने आपसे परिचर्चा की। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं विश्व व्यवस्था उपागम और पर निर्भरता सिद्धांत। विश्व व्यवस्था उपागम से क्या अभिप्राय है और पर निर्भरता सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन्होंने किस प्रकार से अपनी इन उपागमों ने किस प्रकार से अपनी भूमिका बनाई है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम विभिन्न उपागमों को जो लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें दोनों उपागम आते हैं, विश्व व्यवस्था उपागम और पर निर्भरता सिद्धांत। इस अध्याय में हम कुछ एक बिंदुओं को लेकर के हम चलेंगे, जिनके बारे में हम आपको संक्षिप्त रूप में बताते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या हैं, उसके बाद विश्व शासन के बारे में मार्क्सवादियों के क्या विचार हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। विश्व व्यवस्था उपागम क्या होता है, इसके बारे में परिचर्चा होगी। राज्यों के 3 प्रकार क्या बताए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूंजीवादी वर्गों और राज्यों के औजार बन गए हैं, ये औजार किस प्रकार से बन गए हैं, किस प्रकार से ये पूंजीवादी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का फायदा उठाते हैं, आधिपत्य वाली शक्तियों का उदय किस प्रकार से हुआ है। और इसके बाद हम पर निर्भरता अथवा पराश्रयवादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें विकासशील और देशों के बीच व्यापार की शर्तें असमान रही हैं। आर्थिक सहायता का अर्थ अल्प विकसित देशों के प्रति कोई सच्चा लगाव नहीं रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विश्व बैंक ने पराश्रित राज्यों को पंगु बना दिया है, अपाहिज बना दिया है। अल्प विकसित देशों की समस्याओं का क्या हल है, इन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद विश्व व्यवस्था उपागम और पर निर्भरता सिद्धांत का मूल्यांकन लेकर उपस्थित होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपसे हम चर्चा करते हैं कि मार्क्सवादी जो विचारक रहे हैं, उन्होंने सभी उपागमों को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और न तो वह यथार्थवादी, नव यथार्थवादी किसी भी उपागम को, किसी भी दृष्टिकोण को सही नहीं मानते हैं, और उदारवादी और आदर्शवादी इन उपागमों की भी वो चर्चा नहीं करते हैं, उनको भी बिल्कुल मान्य नहीं ठहराते हैं। अब हम एमिनुएल वॉल्स्टीन के विश्व व्यवस्था उपागम और आंद्रे गुंदर फ्रैंक के पर निर्भरता अथवा पराश्रयवादी दृष्टिकोण की विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों उपागम किस प्रकार से मार्क्सवादी विचारकों को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या हैं, इसके बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं। वैसे हम मार्क्सवादी सिद्धांतों के बारे में, मार्क्सवादी विचारकों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, लेकिन एक बार फिर हम आपके साथ पुनः परिचर्चा के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो एक बार हम फिर इनको देख लेते हैं। वॉल्स्टीन और गुंदर फ्रैंक के सिद्धांतों का विश्लेषण करने से पहले संक्षेप में हमें मार्क्सवादियों की मूल मान्यताओं पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। मार्क्सवादियों के अनुसार सभी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन जीवन की भौतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप होते हैं। समाज का आर्थिक ढांचा ही वह बुनियाद है जिस पर राज्य या राजनीतिक व्यवस्था खड़ी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह विदित है कि मार्क्सवादी विचारक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, समाज में और राज्य में जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन
किस आधार पर मानते हैं? वे भौतिक आधारों पर अर्थात आर्थिक ढांचे के आधार पर, आर्थिक बुनियाद के आधार पर ही मानते हैं कि राज्य या राजनीतिक व्यवस्था उसी प्रकार से हो सकती है जिस प्रकार से उस राज्य का आर्थिक ढांचा होगा। वर्तमान पूंजीवादी युग में उद्योग और व्यवसाय पूंजीपतियों के हाथों में है। जो वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है वही उस समाज का शासक वर्ग भी बन जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे बुर्जुआ वर्ग की संज्ञा दी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि पूंजीवादी युग में उद्योग और व्यवसाय किनके हाथों में होता है? पूंजीपतियों के हाथों में होता है। और ये पूंजीपति ही जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं और समाज का जो शासक वर्ग भी होता है वो भी इसी में से ही होता है। अर्थात मार्क्सवादियों ने इन पूंजीपति वर्ग के लिए जो शब्द की स्थापना की है, जो शब्द प्रयोग किया है, उसे उन्होंने बुर्जुआ वर्ग कहा है। उसके बाद इस वर्ग में वह सारे लोग शामिल हैं जिनका जमीन, जायदाद, कारखानों और उत्पादन के अन्य साधनों पर नियंत्रण है। दूसरा वर्ग श्रमिकों व किसानों का है, जिसे मार्क्सवादियों ने सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि दो वर्ग हमें हमारे समक्ष आए। पहला आया बुर्जुआ वर्ग जो कि पूंजीपतियों का होता है, सर्वहारा वर्ग जो मजदूरों का होता है, किसानों का होता है, श्रमिकों का होता है। दो वर्ग हमारे समक्ष आए हैं। मार्क्सवादी इन दो वर्गों के आधार पर ही अपनी व्यवस्था का व्याख्या करते हैं। राज्य की पुलिस, सेना, न्यायपालिका, संसद और सिविल सर्विसेज यानी कि नौकरशाही पर भले ही सीधे सीधे पूंजीपतियों का स्वामित्व नहीं है, पर पूंजीपति वर्ग इस सत्ता प्रतिष्ठानों पर ऐसा प्रभाव जमा कर रखते हैं कि वे उस वर्ग के भौतिक नेताओं की भलीभांति रक्षा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो वर्ग है, पुलिस, सेना, न्यायपालिका, संसद, सिविल सर्विसेज की जितनी भी सर्विसेज हैं, इन पर पूंजीपति अपना स्वामित्व रखते हैं, अपना आधिपत्य रखते हैं। और ये वर्ग जो है, ये जो नौकरशाही वर्ग जो है, वह इनकी हर संभव इनकी रक्षा करने में लगा रहता है। सामान्यतः कहा जाए तो विद्यार्थियों, यह वर्ग एक मध्यम वर्ग को परिभाषित करता है। वैसे तो राज्य के विषय में ये कहा जाता है कि वह जनहित में कार्य कर रहा है, पर असल में वह पूंजीपतियों और बुर्जुआ वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। इसमें मार्क्सवादी ये कहना चाहते हैं विद्यार्थियों कि राज्य जो संस्था है वह कहने को तो जनता के हित के लिए कार्य करती है, लेकिन असल में वह पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग के हितों का ही संरक्षण करती है। इसलिए सर्वहारा वर्ग के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। सर्वहारा वर्ग कौन सा विद्यार्थियों? सर्वहारा वर्ग होता है मजदूर वर्ग, श्रमिक और किसान वर्ग, कि वह क्रांति करके उत्पादन के साधनों पर अपना एकाधिकार जमा ले या अपना अधिकार जमा ले। जब तक वह क्रांति नहीं करेगा तब तक वह उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। वर्ग भेद मिट जाने पर एक नई सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आएगी, जिसमें न अन्याय होगा न शोषण होगा। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि अगर सर्वहारा वर्ग क्रांति करता है, उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमाता है, तो सभी वर्ग समान हो जाएंगे। पूंजीपति वर्ग भी मजदूर वर्ग के समान हो जाएगा, मजदूर वर्ग भी पूंजीपति वर्ग के समान हो जाएगा। दोनों वर्ग आपस में समान हो जाएंगे और सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की होगी जहाँ पे बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा और शोषण की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी। रॉबर्ट कॉक्स हैं, वो कहते हैं जब उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो नई सामाजिक शक्तियां जन्म लेंगी। अर्थात उत्पादन व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात उत्पादन व्यवस्था किसके हाथों में आ गई? मजदूर वर्ग के हाथों में आ जाएगी। तो सामाजिक शक्तियां भी बदल जाएंगी, जिससे न केवल राज्यों का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा बल्कि विश्व व्यवस्था और विश्व की समस्याओं में भी भारी फेरबदल हो जाएगा। अर्थात सभी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, राज्य का ढांचा परिवर्तित हो जाएगा, विश्व व्यवस्था, विश्व की समस्याएं क्या है, वो सब चीजें वो परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी।
अब आता है विद्यार्थियों विश्व शासन के बारे में मार्क्सवादियों के विचार। प्रारंभ में हमने ये पढ़ा कि मार्क्सवादी राज्य के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व शासन, वैश्विक शासन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में मार्क्सवादी अपने क्या विचार रखते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के 3 केंद्रीय बिंदु हैं: वर्ग संरचना, उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली और शक्ति की अवधारणा। तो विद्यार्थियों आप ये ध्यान रखेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा के केंद्रीय बिंदु क्या है। वर्ग संरचना, जिसमें उसने पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग और मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग को परिभाषित किया है। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली कि जो भी उत्पादन के साधन है, उस उत्पादन की जो प्रणाली है वो किसके हाथों में रहती है? बुर्जुआ वर्ग अर्थात पूंजीवाद के हाथों में रहती है। शक्ति की अवधारणा, शक्ति का ढांचा किसके पास रहता है? शक्ति का ढांचा, शक्ति की ताकत, शक्ति जो है, सत्ता जो है किसके पास रहती है? पूंजीवादियों के पास रहती है। लेनिन का क्या कहना है? लेनिन का कहना है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उत्तम अथवा अंतिम अवस्था है। विद्यार्थियों साम्राज्यवाद क्या होता है यह मैंने पिछले वीडियोस में, जिसमें मैंने राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में आपसे परिचर्चा की थी, उसमें मैंने एक एक विचारधारा के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से विस्तृत जानकारी दी थी। उसमें यह मैंने बताने का प्रयास किया था कि ये विचारधाराएं क्या होती है, साम्राज्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद अपने साम्राज्य को या अपने सीमा क्षेत्र को, अपने क्षेत्रफल को और अत्यधिक बढ़ाना या अन्य राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। तो लेनिन यह कहना चाहते हैं विद्यार्थियों कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उत्तम और अथवा अंतिम अवस्था है। मतलब पूंजीवाद की लास्ट अवस्था क्या है, लास्ट उसकी प्रायोरिटी क्या है कि अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाना। विद्यार्थियों आप ये याद रखिएगा, कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उत्तम अवस्था है अथवा अंतिम अवस्था है, ये कथन किसका है? तो आप बताएंगे ये मार्क्सवादी लेखक लेनिन का है। आगे देखें हम, जब पूंजीवाद का खूब विकास होता है तो घरेलू उद्योग पूंजी के निवेश के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं दे पाते हैं। क्या मतलब हुआ? जब पूंजीवाद का खूब विकास होता है, मतलब पूंजीवाद जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो घरेलू उद्योग जो होते हैं, घरेलू उद्योग कौन से होते हैं? लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं, पूंजी के निवेश के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं दे पाते। पूंजीपति देश बाहर पांव पसारने की कोशिश करते हैं। वे अल्प विकसित देशों में रेल बनाने, नहरें खोदने, कारखाने स्थापित करने के ठेके व रियायतें हासिल कर लेते हैं। वे उन देशों की आर्थिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं। क्या अर्थ हुआ विद्यार्थियों? इसका ये अर्थ हुआ कि जो पूंजीवादी देश हैं अपने घरेलू उद्योगों में उनकी पैठ नहीं बन पाती है, पूंजी निवेश नहीं कर पाते हैं, तो वे कहाँ जाते हैं? वे उन विकसित, अल्प विकसित स्वतंत्र देशों, उन नव स्वतंत्र देशों के पास या विकासशील देशों के पास जाकर के वहां पे पूंजी का निवेश करते हैं और वहां पूंजी का निवेश करने के बाद हर एक उत्पादन प्रणाली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। अब विद्यार्थियों इसमें अगर हम देखें, औद्योगिक देश विकसित हथियारों से, अन्य युद्ध साधनों से लैस होने के कारण अविकसित कृषि प्रधान देशों की राजनीतिक व्यवस्था पर भी हावी हो जाते हैं। ये औद्योगिक देश कैसे होते हैं विद्यार्थियों? ये विकसित हथियारों से, मतलब उसके पास जो विकसित संसाधन है उनके माध्यम से वे कृषि प्रधान देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, वहां की राजनीतिक व्यवस्था पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और वे इन्हें अपने ही साम्राज्य में मिला लेने का प्रयास करते हैं। यूरोप के औद्योगिक देशों ने एशिया, अफ्रीका में बड़े बड़े साम्राज्य बना लिए थे। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के देशों पर अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर लिया था। तो तीसरी दुनिया के देश औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे। पुरानी साम्राज्यवादी ताकतों की पकड़ अविकसित देशों पर आज भी बनी हुई है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ विद्यार्थियों? तात्पर्य यह हुआ कि अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों पर अपना आधिपत्य, अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व अभी भी कायम किया हुआ है और तीसरी दुनिया के देशों पर भी आज औपनिवेशिक शोषण के शिकार वे आज भी बने हुए हैं, लेकिन हम उसको नव औपनिवेशिक, नव साम्राज्यवादी ही कहेंगे।
अब इसके बाद आती है आधिपत्य की तकनीकें क्या है, टेक्निक्स क्या है। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि ये जो विकसित राष्ट्र हैं या मार्क्सवादियों की भाषा में कहा जाए कि जो पूंजीपति राष्ट्र हैं, ये किन किन तकनीकों के माध्यम से अल्प विकसित देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। मार्क्सवादी लेखकों ने उन तरीकों को बताया है जिनकी वजह से तीसरी दुनिया के देशों पर साम्राज्यवादी ताकतों की पकड़ आज भी बनी हुई है। सबसे पहला आता है विद्यार्थियों साझा विचारों से उत्पन्न आधिपत्य। इटली के प्रमुख मार्क्सवादी विचारक ग्रामशी ने उन्नत देशों के वर्चस्व के लिए बल प्रयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उसने इसका श्रेय किसे दिया? वैचारिक शक्ति को दिया। मतलब इटली के प्रमुख मार्क्सवादी विचारक हैं ग्रामशी, वो कहते हैं कि ये जो वर्चस्वशाली देश हैं, ये जो पूंजीवादी देश हैं, इन्होंने इन पर जोर जबरदस्ती नहीं करी है, इन पर वो बल प्रयोग नहीं किया है, इन्होंने अपनी वैचारिक शक्ति, अपने विचारों के माध्यम से अपनी गिरफ्त में इनको ले लिया है। पश्चिम के विकसित देशों ने उदार लोकतंत्र व्यवस्था और मुक्त सामाजिक वातावरण पर बल दिया, जिसका विकासशील देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पश्चिमी देश, कौन से पश्चिमी देश? वे देश जो पूंजीपति देश हैं, जो विकसित देश हैं, जिनके पास कौन सी विचारधारा है? उदार लोकतांत्रिक विचारधारा है। उनकी व्यवस्था कैसी है? शासन व्यवस्था उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने किस चीज को अपना रखा था? उन्होंने मुक्त सामाजिक वातावरण को अपना रखा था, और वही मुक्त सामाजिक और आर्थिक वातावरण को उन्होंने विकासशील देशों पर भी अपना विचार प्रस्तुत किया, और उस विचार से, उस सहमति से विकासशील देशों ने उस पर पूर्ण रूप से सहमति दर्ज कराई, और इस चीज का प्रभाव जो है, इस विचारधारा का प्रभाव जो है विकासशील देशों पर बहुत ही अधिक पड़ा। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें ये लगा कि रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होगी, हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा। जब किसी विचारधारा या रहन सहन के तरीके को अल्प विकसित देशों के लोग पसंद करने लगते हैं, तो इसके साथ उनकी सहमति जुड़ जाती है। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि विकासशील देशों पर मुक्त सामाजिक और आर्थिक वातावरण की सहमति जुड़ती चली गई, और विचारधारा की शक्ति उसकी स्वीकृति में होती ही है। जब कोई व्यक्ति विशेष, कोई देश विशेष उदार होगा, लिबरल होगा, तो निश्चित ही सभी का झुकाव उसी की ओर होगा। ये तो हुआ पहला हमारा साझा विचारों से उत्पन्न आधिपत्य। अब दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा किस प्रकार से देते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं रॉबर्ट कॉकस की और ग्रेग मर्फी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद की जीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को उत्तरदायी माना है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन कौन से हैं विद्यार्थियों? ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, और सबसे बड़ी बात आती है समूह 8 की यानी G8 की। इन देशों का, इन संगठनों का आधिपत्य जो है, इस पे किसका बना हुआ है? पूंजीपति राष्ट्रों का बना हुआ है। अगर हम G8 की बात करें तो G8 यानी ग्रुप 8 जो है वह पूंजीपति राष्ट्रों का ही ग्रुप बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, इन संगठनों पर पूंजीपति राष्ट्र, विकसित राष्ट्रों का ही आधिपत्य बना हुआ है। ये विकसित राष्ट्र जो हैं, ये अपने ही नियमों पर, अपनी ही नीतियों के आधार पर पूरे विश्व को चलाते हैं, पूरी व्यापारिक नीति, आर्थिक नीति का निर्माण करते हैं। अब विद्यार्थियों समूह 8 में यह देश शामिल हैं। कौन से देश शामिल हैं विद्यार्थियों? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान और रूस। ये आप याद रखिए विद्यार्थियों, क्योंकि ये कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं कि G8 के देश बताइए, या G8 के जो देश हैं वो किस प्रकृति के हैं। तो विद्यार्थियों वो विकसित प्रकृति के हैं, पूंजीवादी प्रकृति के देश हैं, ये आपको लिखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों की बदौलत समूचे विश्व पर विकसित राज्यों की ही पकड़ बनी हुई है।
इन्हीं संगठनों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और इन्हीं के कारण पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत बनी हुई है। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने देखा कि किस पूंजीवादी राष्ट्रों ने साझा विचारों से उत्पन्न आधिपत्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से किस प्रकार से पूंजीपतियों ने अपना हित साधा है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास इस वीडियो के अंतर्गत जितना भी हमने अध्ययन किया है मार्क्सवादियों के बारे में, पूंजीपतियों के बारे में, विकसित और अल्प विकसित राष्ट्रों के बारे में, उससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न मैं यहाँ लेकर आई हूं, जिसे आप अपनी नोटबुक में हल करने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मार्क्सवादी विश्व शासन के बारे में क्या धारणा रखते हैं, समझाइए। साम्राज्यवादी ताकतें वर्तमान में किस प्रकार से अल्प विकसित देशों पर अपनी पकड़ जमाए हुए हैं, इसे भी समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम लिखिए। WTO का पूरा नाम बताइए। G8 में कौन से राष्ट्र सम्मिलित हैं, और आप इसमें ये प्रश्न भी आप जोड़ सकते हैं कि G8 में जो देश हैं वो किस विचारधारा को बिलोंग करते हैं या किस विचारधारा से संबंधित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए हम आपसे भेंट करेंगे। धन्यवाद।